हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। अगर आपने अभी तक लेक्चर 1 नहीं देखा है तो पहले उसे जरूर देख लेना, क्योंकि उसमें हमने समझा था कि सोशल साइंस क्या होती है और इसे पढ़ना क्यों जरूरी है। आज के इस लेक्चर 2 में हम बात करेंगे हमारे फर्दर टॉपिक्स की। ठीक है, जिसमें हम क्या करेंगे, जिसमें हम मेजरली चार चीजों के बारे में पढ़ेंगे। हमारी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटी के बारे में पढ़ेंगे। और इस लेक्चर में हम कुछ रियल लाइफ इंसिडेंट्स को भी कंसिडर करेंगे एज एन एग्जाम्पल। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं हमारा आज का ये लेक्चर। सोशल साइंस एज अ स्टडी ऑफ डिसिप्लिन्स। आज हमको क्या पढ़ना है? सोशल साइंस एज अ स्टडी ऑफ डिसिप्लिन्स। ह्यूमन सोसाइटी इज कॉम्प्लेक्स एंड नो सिंगल फील्ड ऑफ स्टडी कैन फुल्ली एक्सप्लेन इट। हमारी जो ह्यूमन सोसाइटी है, यानी हमारी जहाँ पे हम रहते हैं, हमारा जो प्लेनेट है, जहाँ पे हमको ह्यूमन सरवाइव करते हुए देखने को मिलते हैं, वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। कोई भी स्टडी इसको फुल्ली एक्सप्लेन नहीं कर सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अ ड्रॉट अफेक्ट्स क्रॉप्स, farmer incomes, government relief measures, migration to cities, and traditional way of upcoming with the scarcity। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या बोला गया है हमको कि जो ड्रॉट का इफेक्ट होता है, यानी सूखा जब पड़ जाता है, तो उससे क्या क्या चीजें अफेक्ट हो सकती है। सबसे पहले तो हमारा एनवायरमेंट अफेक्ट होगा, यानी हमारे जो क्रॉप्स ग्रो किए गए हैं वो अफेक्ट होंगे। अगर क्रॉप्स अफेक्ट होंगे तो क्या होगा? फार्मर की इनकम में हमको डिक्रीज देखने को मिलेगा। गवर्नमेंट के रिलीफ मेजर्स में हमको उनको कुछ करना पड़ेगा। वो क्या करेंगे? रिलीफ मेजर्स प्रोवाइड करवाने का काम करेंगे। सिटीज में माइग्रेशन होना स्टार्ट हो जाएगा इन द सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ट्रेडिशनल वेज जो है हमारी सोसाइटी के, वो डिस्टर्ब हो सकते हैं। और इसके अलावा हमको स्कैरसिटी भी देखने को मिल सकती है। टू अंडरस्टैंड सच सिचुएशन वी मस्ट एग्जामाइन सोसाइटी फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। और इस सिचुएशन को समझने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमको सोसाइटी के डिफरेंट पर्सपेक्टिव को समझना पड़ेगा। सोशल साइंस देयरफॉर इज नॉट अ सिंगल सब्जेक्ट बट अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड डिसिप्लिन्स। और इसीलिए हम कहते हैं कि सोशल साइंस कोई एक सिंगल सब्जेक्ट नहीं है, ये क्या है? ग्रुप ऑफ रिलेटेड डिसिप्लिन्स है, ईच फोकसिंग ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। और इसका हर एक एक्सपेक्ट जो है वो क्या किसको फोकस करता है? ह्यूमन लाइफ को फोकस करता है। टुगेदर दे हेल्प अस अंडरस्टैंड इन अ सोसाइटी इन अ कॉम्प्रिहेंसिव इन अ कनेक्टेड वे। और इसको समझ के हम ये समझ पाएंगे, यानी हमको ये समझने में हेल्प करेगा कि हमारी सोसाइटी जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव है और कनेक्टेड है एक दूसरे से। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में हमको क्या बोला गया है? In a grade 9 and 10, social science primarily draws from four core disciplines। हमने ग्रेड अगर 9th और 10th में देखेंगे तो अभी तक जो तुम ग्रेड 8 में पढ़ते हुए आ रहे हो, उसमें तुम लोगों ने क्या देखा? उसमें तुम लोगों ने देखा कि तुम्हारी 3 टाइप की बुक आती थी, या 3 ही सब्जेक्ट आया करते थे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल साइंस। लेकिन जैसे ही आप 9th स्टैंडर्ड में आओगे, आपको एक और एडिशनल जो सब्जेक्ट है वो आपको सोशल साइंस में देखने को मिलेगा। दैट इज हमारा जियोग्राफिक तो रहेगा ही रहेगा, हिस्ट्री भी रहेगा, पॉलिटिकल साइंस भी जो हम देखते हुए आ रहे हैं वो भी है ही। इसके अलावा इकोनॉमिक्स जो है वो हमारा क्या हो चुका है? ऐड हो चुका है। दैट टुगेदर प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोसाइटी। और ये सारे के सारे जो हमारे 4 ड्रॉज है या 4 डिसिप्लिन है, 4 कोर सब्जेक्ट्स है हमारे सोशल साइंस के, वो क्या करते हैं? हमारी कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करते हैं। अदर डिसिप्लिन सच एज सोशियोलॉजी, फिलोसॉफी, एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी, और ये भी अदर पार्ट्स माने जाते हैं हमारे सोशल साइंस के ही। लेकिन ये सारे डोंट वरी, आपके सिलेबस में ऐसा कुछ आने नहीं वाला है। ओके, दिस फील्ड्स एक्सप्लोर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एथिकल रीजनिंग एंड ह्यूमन बिहेवियर। ये जो सारी फील्ड है वो किसको फोकस करती है? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को, एथिकल बिहेवियर को, रीजनिंग को, ह्यूमन बिहेवियर को। इन सभी चीजों को डेप्थ में ये सब क्या करते हैं? ये सब फोकस करते हैं। और यही सारी चीजें हमको हायर ग्रेड्स में भी देखनी है। ज्योग्राफी क्या करता है? ज्योग्राफी हमको क्यों पढ़नी चाहिए? क्या जरूरत है हमको ज्योग्राफी पढ़ने की? तो ज्योग्राफी क्या करता है? अर्थ की स्टडी करता है, हमारे एनवायरनमेंट की स्टडी करता है, और जो हमारे आसपास जो हमारा एनवायरनमेंट और हमारे बीच में एक जो रिलेशनशिप बिल्ड होती है उसकी भी स्टडी ये करता है। दूसरा,
दूसरा हमको क्या बोला गया है, हिस्ट्री। हिस्ट्री क्या एग्जामाइन करता है, हिस्ट्री हमको बताता है ह्यूमंस के पास्ट को, और उससे ह्यूमन के पास से कौन से ऐसे इफेक्ट हुए हैं जो प्रेजेंट टाइम पे हमको ये सोसाइटी देखने को मिल रही है। यानी इन शॉर्ट में तुमको कहूँ तो पास्ट से लेके अभी तक ऐसे कौन कौन से चेंजेस हमको देखने को मिले हैं, वो हमको कैसे पता चलेगा, हिस्ट्री को पढ़ के या हिस्ट्री की स्टडी करके ही हमको ये पता चल सकता है। Political science analyzes system of governance, power and the rights and the responsibilities of the citizen. Political science हमको क्या बताता है, एक पॉलिटिकल साइंस एक एनालाइज करता है किसके बारे में, तो हमारे गवर्नमेंट के बारे में, यानी हमारे गवर्नेंस के बारे में, पॉलिटिकल पावर्स के बारे में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में, सिटीजन्स की और सिटीजन्स की राइट्स के बारे में। ये सारी चीजों को एनालाइज करके ही हम क्या पढ़ते हैं, वो सारी चीजों को हम पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं। यानी इन शॉर्ट में तुमसे कहूँ तो पॉलिटिकल साइंस हमको क्या डिस्क्राइब करेगा, वो हमको डिस्क्राइब करेगा हमारे कंट्री या तो फिर वर्ल्ड की जो गवर्नेंस है, या तो फिर जो चीजें एडमिनिस्ट्रेट करी जा रही है उसको हमको बताएगा। ठीक है, और हर एक कंट्री किस किस तरह से रूल करती हैं उसी के बारे में हमको पॉलिटिकल साइंस में भी बताया जाता है। और इसका मेन पार्ट अगर मैं इंडिया की बात करूं या तो फिर कोई भी कंट्री की बात करें हम, तो इसका मेन पार्ट क्या होता है पॉलिटिकल साइंस का, दैट इज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट हमको क्या बोला गया है, इकोनॉमिक एक्सप्लोर्स हाउ सोसाइटी प्रोड्यूस डिस्ट्रीब्यूट एंड यूटिलाइज रिसोर्सेज टू मीट देयर नीड्स। इकोनॉमिक्स में हमको क्या बताया जाता है कि सोसाइटी क्या प्रोड्यूस करती है, किस तरह से प्रोड्यूस करती है, रिसोर्सेज को किस तरह से यूटिलाइज करती है और अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करती है। इन शॉर्ट अगर मैं इकोनॉमिक्स की हम बात करें तो इकोनॉमिक्स में हम किस पे फोकस करते हैं, सिर्फ और सिर्फ रिसोर्सेज पे, और वो रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके हम पैसे कैसे कमा सकते हैं उसी के बारे में इसमें बताया जाता है। each discipline ex- each discipline asks different questions yet all are interconnected and together provide a holistic understanding of a society। ये जो हर एक डिसिप्लिन है, यानी जो हर एक पार्ट है, दैट इज ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ये सारे के सारे हमको जो डिफरेंट डिसिप्लिन देखने को मिलते हैं या हमको डिफरेंट पार्ट्स देखने को मिलते हैं सोशल साइंस के, वो सारे क्या है, इंटरकनेक्टेड माने जाते हैं। और वो सारे इंटरकनेक्टेड हैं, एक साथ है, तभी हम सोसाइटी को प्रॉपर तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, चलो इसके बारे में हम धीरे धीरे करके हर एक जो हमारे डिसिप्लिन है उनके बारे में हम क्या करेंगे, हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहला हमारा होगा दैट इज हमारा ज्योग्राफी। अब ज्योग्राफी होता क्या है, ज्योग्राफी स्टडीज द लोकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लेसेस, ऑब्जेक्ट्स, मटेरियल्स एंड पीपल एज वेल एज द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटी एंड देयर सराउंडिंग्स। ज्योग्राफी हमको लोकेशन की स्टडी के बारे में बताता है, यानी मैपिंग के बारे में बताया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लेसेस के बारे में बताया जाता है, ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताया जाता है, मटेरियल्स के बारे में इसमें इंफॉर्म किया जाता है, पीपल्स को बारे में इंफॉर्म किया जाता है। इसके अलावा ये क्या करता है, रिलेशनशिप भी डेवलप्ड करता है ह्यूमन और सोसाइटी और उसके आसपास के सराउंडिंग के बीच में। It examines both the physical feature of the Earth's surface and the human communities that inhabited it, focusing on how people interact with the natural environment and how places influence human life। ज्योग्राफी हमको क्या बताता है, हमारे जो फिजिकल फीचर है अर्थ के उसके बारे में डिस्क्राइब करता है, इवन जो हमारी ह्यूमन कम्युनिटीज है उनका हैबिटेट किस तरह का है उसके बारे में भी हमको बताया जाता है, और पीपल जो है वो नेचर एनवायरनमेंट से किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं और अपनी लाइफ यानी अपनी नीड्स को फुलफिल करते हैं, इसके बारे में भी बताया जाता है। ज्योग्राफी सिक्स टू अंडरस्टैंड वेयर थिंग्स आर लोकेटेड। Geography 6 to understand where the things are located, why they are found there, and how places near or distant affect one another over time।
इसके अलावा ज्योग्राफी में हमको ये भी समझाया जाता है कि वो थिंग्स वहां पे लोकेटेड क्यों है, किस तरह से है, और हमको वहां पे वो चीज क्यों मिल रही है, और उसके आसपास या दूर वाली प्लेस जो है एक दूसरे से किस तरह से इंटरेक्ट करती है या एक दूसरे से किस तरह से अफेक्ट करती हैं। इट व्यूज द वर्ल्ड as a system of interdependencies and adopt a holistic approach by interacting spectacle perspectives. ये हमको क्या बताता है, ये हमको ये चीज बताता है कि इट व्यूज द वर्ल्ड एज अ सिस्टम ऑफ इंटरडिपेंडेंस। ज्योग्राफी में हमको पढ़ के ये समझ में आएगा कि पूरा वर्ल्ड जो क्या है वो एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है, और इसीलिए हमको क्या करना चाहिए, हमको हमारी लोकेशन, हमारे आसपास की चीजों के साथ रिलेशनशिप को मेंटेन रखना चाहिए। लोकेशन एंड इट्स सिग्निफिकेंस विद टेम्पोरल पर्सपेक्टिव्स चेंज ओवर टाइम। और ये हमारी लोकेशन और हमारे जो सिग्निफिकेंस है, हमारी नीड्स है, वो क्या होती रहती है, धीरे धीरे करके चेंज होती रहती हैं टाइम टू टाइम। ठीक है, जिसकी वजह से हमको लोकेशन में चेंज देखने को मिल सकता है, हमारे फिजिकल फीचर में चेंज देखने को मिल सकता है, ऐसी बहुत सारी चीजें हमको देखने को मिल सकती है। Drawing on both natural science such as physics, chemistry, biology, etc., and the social science including political science, economic, and history, geography help us understand questions like why India has historically been a hub of a global interaction and how the Indian peninsula long coastline facilitated contact with Africa, Europe, Southeast Asia. जैसे हम नेचुरल साइंस में हम किसके बारे में पढ़ते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं, जबकि हमारा जो सोशल साइंस है उसमें हम पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमी और हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। और उसमें से हमारा जो जियोग्राफी है वो क्या करेगा, वो हमको क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट करने में हेल्प करेगा कि क्यों इंडिया जो है वो हिस्टोरिकली एक इंटरेक्शन बना हुआ था, ग्लोबल इंटरेक्शन क्यों बना हुआ था, क्यों इंडियन पेनिनसुला की कोस्ट लाइन जो है वो क्या करती है, पूरी कंट्रीज को, जैसे कि कंट्रीज नहीं, कॉन्टिनेंट्स को, अफ्रीका, यूरोप, साउथ ईस्ट एशिया, इन सबको हमारी कोस्ट लाइन किस तरह से कनेक्ट करती है। और हमारी कोस्ट लाइन इतनी क्या, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी कि उस टाइम पे यानी हिस्ट्री के टाइम पे बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज जो है वो इंडिया के अंदर आके ट्रेड करना चाहती थी। ज्योग्राफी यही सारी चीजों के आंसर्स जो है वो हमको फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। और ये हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, तो हम मैप का इस्तेमाल करेंगे, ग्लोब का इस्तेमाल करेंगे, एटलासेस का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा हमको ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम जीआईएस, ये भी हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल माना जाता है। इन्फोग्राफिक्स का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और भी वेरियस इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास जिसका हम इस्तेमाल करेंगे। इन द नेक्स्ट 2 years, you will realize how these tools enhance your understanding of the discipline. और हम यही 9th और 10th का जो हमारा सफर रहने वाला है उसी में हम समझेंगे कि हमारे लिए ये सारे टूल जो है वो क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, और ये हमको किस तरह से ये सारी चीजों के आंसर हमको बता सकते हैं। ठीक है, क्लियर, चलो आई होप आपको यहाँ तक जो है यानी ज्योग्राफी जो है वो पूरी तरह से अंडरस्टैंड हो चुका होगा कि क्यों हमारे लिए ज्योग्राफी जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसी तो क्या चीजें हैं ज्योग्राफी में कि हमको ये सारी चीजें पढ़ने की जरूरत पड़ रही है। Over the next 2 years, you will study the process that shape the Earth's surface and the formation of different landforms. अगले 2 साल में यानी आपके 9th और 10th स्टैंडर्ड में आपको क्या पढ़ना है, यही चीजों के बारे में पढ़ना है कि अर्थ का सरफेस कैसा है, डिफरेंट लैंडफॉर्म किस तरह से बन रहे हैं। यू विल लर्न अबाउट द एटमोस्फेयर एंड क्लाइमेट, ओशियन, मेजर biomes, India's Biosphere Reserve, you will learn to be introduced geospatial technologies, life in different regions of India and the world, geographical and socio-economic perspective on selected issues, and the historical development of geographical knowledge. यानी इन शॉर्ट मैं तुमसे कहूँ कि नेक्स्ट 2 साल में आप लोगों को क्या पढ़ना है, तो यही चीजें पढ़नी है कि अर्थ के सरफेस के बारे में जानना है, डिफरेंट लैंड फॉर्म्स किस तरह से बने उसके बारे में जानेंगे, एटमॉस्फेयर क्लाइमेट के बारे में जानेंगे, ओशियंस के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज के बारे में पढ़ेंगे जो हमको ज्योग्राफी की स्टडी करवाती है। और इवन इंडिया का जो रीजन है वो वर्ल्ड के डिफरेंट
वर्ल्ड के अलग अलग रीजन से क्यों हमको डिफरेंट देखने को मिलता है, क्या इश्यूज हमको फेस करने पड़ते हैं, क्या हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हमारा किस तरह का रहा है और ज्योग्राफिकल नॉलेज हमारी किस तरह की है। ठीक है, वो सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर्स हमको फर्दर टॉपिक्स यानी फर्दर हमारे चैप्टर्स में हमको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलो इसी के साथ साथ आप मुझे अभी कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि हमारे यहाँ पे जो ओशियंस है वो कितने ओशियंस हैं, हाउ मेनी ओशियंस आर देयर, और प्लीज उसके साथ साथ उसके नेम्स भी मेंशन करिएगा। ठीक है, और इस अभी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और इस लेक्चर के एंड में मैं आपको एक ट्रिक के साथ ओशियंस के नाम याद करना भी सिखाऊंगी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हमारे हिस्ट्री के टॉपिक की तरफ। History is the study of human past through which society seek to understand people experience। एक थोड़ा सा कलर वलर चेंज कर ले हम, है ना, थोड़ा सा रेड रेड अच्छा नहीं लग रहा है, ब्लू ले लेते हैं। History is the study of human past through which societies seek to understand people experience value and changes over time। अगर आप नोटबुक लेके बैठे हैं तो इसकी डेफिनेशन जो है वो आप नोट कर लीजिए, जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री करता क्या है, हिस्ट्री करता है ह्यूमन पास्ट की स्टडी, यानी ह्यूमन के पास्ट की स्टडी को ही हम क्या कहते हैं, हिस्ट्री कहते हैं। और ये करती कैसे है, ये स्टडी होती किस तरह से है, तो हम क्या करते हैं, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटीज की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, जहां पे हमको वेरियस पीपल यानी वेरियस टाइप्स ऑफ पीपल के जो ट्रेडिशंस है, वैल्यूज हैं, उन सब के बारे में जानने को मिलेगा, और उन्हीं को कंपेयर करके हम ये समझ पाएंगे कि हिस्ट्री जो है, ह्यूमन की हिस्ट्री किस तरह की रही है। ठीक है, और ये जो हिस्ट्री है, ये जो चेंजेस है इनकी वैल्यूज में, ट्रेडिशन में जो चेंजेस आ रहे हैं, वो हमको कंटिन्यूअस देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि अभी चेंज आया तो वो अभी रुक जाएगा, फ्यूचर में चेंज नहीं आएगा। जैसे हम लोग देखते हैं एआई, है ना, अगर बात करें आज से 10-15 साल पहले की, है ना, तो आज से 10-15 साल पहले जो है, हमको एआई जो है ऐसा कुछ वर्ड सुनने को ही नहीं मिलता था। लेकिन आज हम लोग फुल्ली किस पे डिपेंड हो चुके हैं, आज हम लोग फुल्ली डिपेंड हो चुके हैं हमारे एआई के ऊपर, यानी दैट इज हमारा चैट जीपीटी। ओके, there are multiple ways to interpret the past and transmit cultural values from one generation to the next generation। हमारे पास बहुत सारे ways हैं कि हम क्या कर सकते हैं, past में interpret कर सकते हैं, ट्रांसमिट कल्चरल वैल्यूज को आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं वन जनरेशन टू अनदर। One of the oldest and most influential tradition of preserving culture memory is Bharat is the इतिहास पुराना ट्रेडिशन। सबसे ओल्डेस्ट और सबसे मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ट्रेडिशन कौन सा है हमारे भारत के अंदर, यानी हमारे इंडिया के अंदर, दैट इज हमारे कल्चर को जो हमने प्रिजर्व करके रखा है एट एज अ मेमोरी, तो वो उसमें क्या कंसीडर करेंगे, इतिहास पुराना, यानी हमारे जो हिस्ट्री के जो पुराण है उसको हमने अभी भी क्या करके रखा है, प्रिजर्व करके रखा है। थ्रू स्टोरीज दिस ट्रेडिशन not only share historical information but also give cultural meaning to events and people। और इसको सेव करने से सिर्फ हमको कुछ स्टोरीज देखने को नहीं मिलती, लेकिन हम समझ सकते हैं कि हमारा हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन किस तरह से, इसमें हमको हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन भी बताई गई है। ठीक है, इसके अलावा इसको प्रिजर्व करके हम समझ पाए कि हमारा कल्चरल मीनिंग क्या है, कल्चरल इवेंट्स कहाँ पे हुए थे, लोग कैसे थे, लोगों को क्या क्या चीजें फेस करनी पड़ी थी। In doing so, reinforces it reinforces enduring ideals and values, offering a sense of identity and purpose across culture। Different historical traditions have utilized different methods। ये करके यानी इन चीजों को हम प्रिजर्व करके हम क्या कर सकते हैं, हमारे जो आइडल्स हैं, हमारी वैल्यूज हैं, हमारे जो पर्पस और आइडेंटिटी का जो सेंस है, उसको हम प्रिजर्व करके रख पाएंगे। इसके अलावा अक्रॉस कल्चर डिफरेंट हिस्टोरिकल ट्रेडिशन, अलग अलग कल्चर में हमको डिफरेंट हिस्टोरिकल ट्रेडिशंस देखने को मिलेंगे, जो क्या किया जाता है, जिसको यूटिलाइज किया जाता है डिफरेंट मेथड्स के थ्रू। ठीक है, यानी ऐसा नहीं है, जैसे हम भी देखते हैं ना, इंडिया
इंडिया के अंदर हमको क्या देखने को मिलता है? इंडिया के अंदर हमको बहुत सारे डिफरेंट कम्युनिटीज देखने को मिलेंगी। उन सारे डिफरेंट कम्युनिटीज के हमको डिफरेंट ट्रेडिशंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। और डिफरेंट ट्रेडिशंस के अलावा उनके जो क्लोथिंग है या और भी चीजें हैं, फूड हो गया, लैंग्वेज हो गई, इसमें भी हमको डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। जिसकी वजह से क्या होता है, हमको लोगों के अंदर डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। और वो डिफरेंसेस किस तरह से अराइज हुए, क्यों अराइज हुए, वो हमको कहाँ से पता चलेगा? अगर हम हिस्ट्री की स्टडी करेंगे, जब भी हमको ये सारी चीजों के आंसर्स मिलेंगे। सम ट्रेडिशन एम्फेसिस मोरल एंड physiological insight while other offer documentary verification। कुछ जो ट्रेडिशंस हैं वो क्या करते हैं, किस पे फोकस करते हैं? मोरल और फिलोसॉफिकल इंसाइट पे फोकस करते हैं। जबकि कुछ ऐसी डॉक्यूमेंट्री हैं जो सिर्फ वेरीफाई करने के लिए रखी गई है। मॉडर्न हिस्टोग्राफी बाय कॉन्ट्रास्ट इंक्रीजिंगली रिलीव्स ऑन एम्पिरिकल एविडेंस एंड यूजेस टूल्स सच एज ह्यूमन जेनेटिक्स, कार्बन 14 डेटिंग, archaeology and other scientific methods to establish timeline and understand the past। एम्पेरिकल एविडेंस होता क्या है? जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी जाती है एक्चुअल ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से, उसी को हम क्या कहते हैं? एम्पेरिकल एविडेंस कहते हैं। इसको भी आप क्या करेंगे? इसको भी आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे। ओके। मॉडर्न हिस्टोग्राफी हमको क्या बताती है? हमको एम्पेरिकल एविडेंस के बारे में बताती है, और इसके अलावा हमको टूल के इस्तेमाल के बारे में भी बताती है, जैसे कि ह्यूमन जेनेटिक्स, कार्बन 14 डेटिंग, जिससे हम हिस्ट्री के बारे में पता लगा सकते हैं। जैसे मेन कॉमन दैट इज हमारा होता है कार्बन कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग क्या होता है बेटा? जब हम क्या करते हैं किसी भी चीज का कि वो कितनी पुरानी है उसका पता लगाना हो, तो हम कार्बन डेटिंग का ही इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा आर्कोलॉजी जो है उसका भी हम इस्तेमाल करते हैं, और इसमें मेनली हम आर्कोलॉजिस्ट के बारे में देखेंगे, ठीक है। जो क्या करेंगे, जो जैसे कि हमने देखा है इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में आप सब लोगों ने सुना होगा, है ना। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में खोज किसने करी थी? तो यही जो आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट में जो आर्कोलॉजिस्ट होते हैं, इनके ही द्वारा तो खोज करी गई थी, ठीक है। और ऐसे ही बहुत सारे हमारे पास और भी मेथड्स हैं जिसमें हम क्या कर सकते हैं, पास्ट की टाइमलाइंस को समझ सकते हैं कि वो कितने साल पुराना है, कितना क्या है, क्या चीजें हमको कितनी साल पुरानी देखने को मिलती हैं, उसमें क्या क्या चीजें यूज करी गई थी, और उस टाइम पे क्या ये टेक्नोलॉजी सही में अवेलेबल थी। ये सारी चीजें हमको यही सारे डिफरेंट मेथड से पता चलती हैं। History writing draws a wide range of sources to understand social realities to the past। History writing हमको क्या करती है? ये हमको ये बताती है हमारे wide range of sources हमारे पास जो अवेलेबल है हिस्ट्री के रिलेटेड, उसमें से हमको किसके ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए, कौन सा सही है या कौन सा नहीं, ठीक है। उसके बारे में भी हमको हिस्ट्री की राइटिंग में ही देखने को मिलता है। दिस इंक्लूड आर्कोलॉजिकल एंड लिटरेसी ट्रेडिशन सच एज ट्रैवल लॉग्स, मेमोरीज, करस्पॉन्डेंट, genealogical records, folklore and old traditions। और यही आर्कोलॉजी, ये सारी चीजों में कि कौन सी राइटिंग कब लिखी गई थी, किससे लिखी थी, ये सारी चीजें हमको उसमें से भी हमको कुछ ऐसे सोर्सेस देखने को मिलते हैं जहां से हमको क्या पता चलेगा, हिस्ट्री के बारे में पता चलेगा। इसमें कुछ आर्कोलॉजिकल फाइंडिंग्स भी आती हैं, लिटरेसी ट्रेडिशंस भी आते हैं, जिसमें बहुत सारे जो ट्रैवलर्स हैं उन्होंने ट्रैवल लॉग लिखे हैं, मेमोरीज लिखी हैं, करस्पॉन्डेंस लिखे हैं, जोलॉजिकल रिकॉर्ड्स लिखे हैं। अब ये होता क्या है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ देखने को मिल रहा है ना। Documents or sources that are trace family lineage and ancestry by recording relationship between generation and documenting events such as birth, marriage and death। ऐसे डॉक्यूमेंट और ऐसे सोर्सेज जो हमको क्या बताते हैं, फैमिली की पूरी हिस्ट्री के बारे में बताते हैं, ठीक है। और वो रिकॉर्ड करे गए हैं, लिखे गए हैं, जिसमें हमको उन उस फैमिली के बर्थ या इवेंट, उनके इवेंट्स, डिफरेंट इवेंट्स जैसे कि बर्थ, मैरिज या डेथ के बारे में हमको बताया जाए, ठीक है। दिस इंक्लूड मॉन्यूमेंट्स, आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर, excavated sites, artifacts, objects and art such as स्कल्पचर एंड पेंटिंग। और इसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड होती हैं, जैसे कि हमारे मॉन्यूमेंट्स हो गए, आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर हो गए, साइट्स हो गई, आर्टिफैक्ट्स हो गए, ऑब्जेक्ट्स हो जाएंगे, आर्ट हो जाएगा, जैसे कि स्कल्पचर, पेंटिंग वगैरह वगैरह। देयर एनालिसिस ऑफन इन्वॉल्व साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट एंड लेबोरेटरी टेस्टिंग। और इसका एनालिस करके हम क्या कर सकते हैं,
इसका एनालिसिस किस तरह से किया जाता है? इसका एनालिसिस किया जाएगा वेरियस लेबोरेटरी टेस्टिंग से और इंस्ट्रूमेंट से, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि हमारी हिस्ट्री क्या सही में ये चीज इतनी साल पुरानी है, क्या ये चीज सही में भी लिखी गई थी, या फिर ऐसे ही हमको कोई भी आके पकड़ा देगा कि ये इतने साल पुराने, तो क्या हम मान लेंगे? नहीं ना बेटा, ऐसा तो नहीं होगा। हमको क्या करना पड़ेगा? हमको उसका टेस्टिंग करवाना पड़ेगा। ओवर द नेक्स्ट 2 years यू विल लर्न अबाउट ह्यूमन history and trace major development in India from the beginning of the civilization to the present day। और हम ये जो 2 साल जो हमारा 9th और 10th मेन रहने वाला है, जिसमें हम क्या करने वाले हैं, हम यही सारी चीजों के बारे में जानने वाले हैं कि मेजर डेवलपमेंट जो है वो किस तरह से हुए इंडिया के अंदर। जो हमारा सिविलाइजेशन था, सिविलाइजेशन के प्रेजेंट टाइम पे, सिविलाइजेशन से प्रेजेंट टाइम पे जो हमारी इंडिया की जो सिचुएशन है वो किस तरह से रही, किस तरह की रहेगी या किस तरह से रही है। You will explore key landmarks in world history, including the Greco-Roman world, the Reformation and Renaissance, the Alignment and the Industrial Revolution। इसमें हमको और भी चीजें कवर करनी है, वर्ल्ड हिस्ट्री की भी कवर करनी है, जैसे कि हम रोमन वर्ल्ड किस तरह का रहा था, जो हमारा इंडियन हिस्ट्री, तो ओके इंडियन हिस्ट्री तो हम फोकस करेंगे ही करेंगे, लेकिन इसके अलावा हमारी वर्ल्ड हिस्ट्री में क्या चीजें हमको देखने को मिली थी, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्या हुआ करता था, वो कैसे आया, वो सारी चीजों के बारे में भी हम देखने वाले हैं। इन एडिशन यू विल एग्जामाइन colonial its global impact and various anti-colonial struggles across the world। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि कोलोनाइजेशन कैसा हुआ करता था, है ना, यानी इंडिया या तो फिर और भी जो वर्ल्ड के अंदर डिफरेंट हमको कंट्रीज देखने को मिली, वो भी क्या हुआ करती थी, वो भी ब्रिटिश की कॉलोनी हुआ करती थी। ठीक है, तो वो कॉलोनी से फ्री होने के लिए यानी इंडिपेंडेंस के लिए हमने क्या क्या स्ट्रगल किए, पूरे वर्ल्ड में किस किस तरह से स्ट्रगल हुए। Overall, you will develop an understanding of the histories of a diverse people, culture, and events that you have shaped the present। In short, अगर हम ये कहें कि हमको आगे 2 साल में क्या पढ़ना है, तो यही चीजों के बारे में पढ़ना है कि जो डिफरेंट पीपल्स हैं, उनकी हिस्ट्री क्या रही है, उनके कल्चर कैसे रहे हैं, क्या क्या इवेंट्स उन्होंने देखे हैं, और प्रेजेंट टाइम पे जो सिचुएशन उनकी देखने को मिल रही है, उसके पीछे का मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। ठीक है, यही सारी चीजें हम क्या कर सकते हैं, हम आगे जाके समझने वाले हैं। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे तुमको पिक्चर दिखाए गए हैं, कुछ लिटरेसी सोर्सेस दिखाए गए हैं, जैसे कि ये सामवेद मैन्युस्क्रिप्ट दिखाई गई है जो नेशनल म्यूजियम में रखी गई है न्यू दिल्ली के अंदर। ठीक है, ये म्यूजियम का भी आपके लिए नाम जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है ना, याद रखना कि ये नेशनल म्यूजियम जो है वो न्यू दिल्ली के अंदर लोकेटेड है। ओके, ये सामवेद की मैन्युस्क्रिप्ट है। मैं आपको एक और चीज बता दूं साथ साथ में बेटा कि 4 टाइप के वेद हमको देखने को मिलते हैं, 4 वेद देखने को मिलते हैं। ठीक है, कौन कौन से? ऋग्वेदा, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। ओके, ये हमको 4 मेजर वेदास देखने को मिलेंगे। इसमें से जो ऋग्वेद है ये सबसे ओल्डेस्ट वेद है। ओके, ये भी आप याद रखेंगे। कुछ हमको आर्कोलॉजिकल सोर्सेज भी देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, है ना, ये टेराकोटा से बना क्या है, सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन से ये बना हुआ है। ठीक है, फिर दूसरा दूसरा हमको एक ये विष्णु जी का स्कल्पचर देखने को मिल रहा है, नहीं गॉड विष्णु का हमको स्कल्पचर देखने को मिल रहा है, जो कितने साल पुराना है, जो 12th सेंचुरी का हमको देखने को मिलेगा। क्लियर? चलो, एपिग्राफिक सोर्सेस, ये देखो यहाँ पे आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा, है ना, देखो एक ये हमको ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन दिखाई दे रही है, जो कहाँ से बिलोंग है, कौन से पीरियड से बिलोंग है, दैट इज गुप्ता पीरियड से ये जो इंस्क्रिप्शन है वो कैसी है, गुप्ता पीरियड से बिलोंग करती है। इसके अलावा यहाँ पे हमको कन्नड़ इंस्क्रिप्शन देखने को मिल रही है, जो हमको कहाँ देखने को मिलेगी, विरूपक्ष टेम्पल हम्पी के अंदर देखने को मिलेगी। ये नाम याद रखेंगे आप, ये विरूपक्ष टेम्पल। एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, आपको इमेज दे दी जाएगी और आपको बताना पड़ेगा कि ये इमेज कहाँ पे लोकेटेड है, या कहाँ से या किससे रिलेटेड है, वो आपको एग्जाम में बताना पड़ेगा। तो ये सारी जो इमेजेस मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे शो कर रही हूँ वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो आप इसको याद रखिएगा। ओके, और इसकी लोकेशन भी याद रखिएगा। और यहाँ पे देखो एक एक इम्पॉर्टेंट नाम हमको देखने को मिलता है, दैट इज कृष्णदेव राया। ठीक है, ये इन्होंने बनवाई थी।
और विरूपाक्ष टेम्पल जो है वो किसको डेडिकेटेड है, वो हमारे लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। ओके। न्यूमिस्मेटिक सोर्सेज यानी जो कॉइन्स वगैरह हमको देखने को मिलते हैं उसी को हम न्यूमिस्मेटिक सोर्सेज कहते हैं। जैसे कि हमको यहाँ पे फिगर में दिख रहा होगा तुमको ये वाला कॉइन है ना, तो ये वाला कॉइन जो है वो यहाँ पे जो पिक्चर बनी हुई है वो किसकी है, किंग समुद्रगुप्त की है। यानी इसको बनवाया किससे था, समुद्रगुप्त ने इसको बनवाया था। कब बनवाया गया था, 4th सेंचुरी के अंदर इसको बनवाया गया था। ठीक है। फिर एक और हमको कॉइन देखने को मिलता है जो किससे जुड़ा हुआ है, मुगल एम्पायर से जुड़ा हुआ है। ठीक है। ये मुगल एम्पायर के टाइम पे इसको बनाया गया था और इसके ऊपर जो हमको पिक्चर देखने को मिल रहा है ये कैसा है, जॉर्डिक का साइन है। ओके। चलो इतना, आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। मैंने दो टॉपिक आपको कवर कराए आज, दैट इज डिसिप्लिन्स के बारे में बताया, वेरियस डिसिप्लिन्स क्या होते हैं हिस्ट्री के, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है बेटा। ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको दो चीजें यानी दो डिसिप्लिन्स मैंने आपको पूरे डिटेल में एक्सप्लेन कर दिए हैं, कौन कौन सा हमारा ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री। इसके अलावा मैंने आपको कुछ क्वेश्चन पूछा था, है ना, आगे क्वेश्चन पूछा था। क्या पूछा था, फटाफट आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताया कि नहीं बताया, कि आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया था, ओशियंस के नाम पूछे गए थे, राइट। अच्छी सी जगह, यस मिल गई। चलो मैं, आपने ओशियंस के नाम पूछे गए थे, तो ओशन के नाम जो है टोटल हमको कितने देखने को मिलते हैं, ओशन 5 ओशंस देखने को मिलेंगे। कौन कौन से, कैसे याद रखोगे, पैसा, पैसा की स्पेलिंग आती है, ठीक है, इससे आप याद रखोगे। पी से हो जाएगा पैसिफिक, ए से हो जाएगा अटलांटिक, आई से हो जाएगा इंडियन, एस से हो जाएगा सदर्न, और ए से हो जाएगा आर्टिक ओशियन। ठीक है। तो ये हमको 5 ओशियंस देखने को मिलेंगे। उसमें से सबसे बड़ा ओशियन जो है वो कौन सा हो जाएगा, हमारा पैसिफिक हो जाएगा। और एस शेप का ओशियन पूछा जाए कि एस शेप का ओशियन हमको कौन सा देखने को मिलेगा, तो वो हमको अटलांटिक देखने को मिलेगा। ठीक है। और इंडियन ओशियन जो है वो 3rd लार्जेस्ट ओशियन हमको देखने को मिलेगा। ठीक है। आई होप आप लोगों को ये ट्रिक अच्छी लगी होगी, और बेटा अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए या और लेक्चर्स के लिए, ताकि आपका एक भी चैप्टर, एक भी टॉपिक स्किप ना हो और आप एग्जाम में बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से परफॉर्म कर पाओ, तो आपको क्या करना है, मेरे वीडियोस जो है यानी हमारे जो वीडियोस हैं वो आपको कंटिन्यूअस सीरीज में देखने पड़ेंगे। ठीक है। इसके अलावा आपसे जो चीजें स्किप ना हो, कोई भी लेक्चर स्किप ना हो, उसके लिए आप क्या करोगे, मेरे चैनल को लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे और आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी करोगे। ओके। चलो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।